हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह टॉपिक 5 अंक का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को अवश्य तैयार करें ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न ना छूटे और कोई भी नंबर ना कटे। ठीक है, आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको थंबनेल से पता पड़ चुका होगा कि मैं आपको इस वीडियो में क्या पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ परावर्तक दूरदर्शी के बारे में, यानी कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। यह टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं इस टॉपिक को लेके आया हूँ। तो स्टूडेंट, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका नाम है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। उस टॉपिक को यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उसको वो पढ़ लें ताकि आपको क्लियर हो जाए वो भी टॉपिक, और बोर्ड एग्जाम में यदि वो पूछा जाता है तो आप उससे छोड़ के ना आए। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? परावर्तक दूरदर्शी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें ताकि आने वाले न्यू टॉपिक जो है उसकी वीडियो आपको मिल सके। ठीक है नी? तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, परावर्तक दूरदर्शी क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप किसे कहते हैं? यानी कि ये एक टॉपिक जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 6 मार्च बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है, तो परावर्तक दूरदर्शी क्या होती है? परावर्तक का मतलब होता है किसी इस दर्पण से किरणों का परावर्तन होना। ठीक है नी? तो परावर्तक नाम ही ऐसे दिया है, परावर्तक दूरदर्शी। दूरदर्शी का मतलब क्या होता है? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं, जिस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी की बात चल रही है यहाँ पर। तो परावर्तक का मतलब ये होता है कि प्रकाश किरण जो आ रही हैं वो परावर्तित होंगी, किसी ना किसी दर्पण से होंगी। इस कारण से इसको परावर्तक दूरदर्शी कहा जाता है, क्योंकि जब प्रकाश किरणें दर्पण से टकराएंगी तो वहां से प्रकाश किरणें परावर्तित होंगी और परावर्तित होकर के हमारे आई लेंस पे जाकर के पड़ती हैं, जहां से हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस कारण से इसको परावर्तक दूरदर्शी कहते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं परावर्तक दूरदर्शी क्या होती है। तो परावर्तक दूरदर्शी की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, मैं आपको बता दूं। इससे पहले जो भी हमने टेलीस्कोप वगैरह पढ़े हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वगैरह पढ़े हैं, वो अपवर्तक होते हैं। कैसे होते हैं? अपवर्तक। तो अपवर्तक सूक्ष्मदर्शी और अपवर्तक दूरदर्शी के बारे में हमने पढ़ा, परंतु एक अलग है कि परावर्तक दूरदर्शी। इसमें दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे परावर्तक दूरदर्शी कहा जाता है। तो परावर्तक दूरदर्शी जो होती है वो अपवर्तक दूरदर्शी का एक संशोधन रूप होता है। इसे बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि हमें चमकीला प्रतिबिंब नहीं मिलता था, यानी कि स्पष्ट साफ प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता था। इस कारण से इसको बनाना पड़ा, परावर्तक दूरदर्शी को। ठीक है स्टूडेंट, परिभाषा है, यह अपवर्तक दूरदर्शी का एक संशोधन रूप है। इसके द्वारा किसी वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब बनाया जाता है। इसमें अविदर्शक उत्तल लेंस के स्थान पर एक बड़े द्वारक का अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग, बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि एक दर्पण होते हैं, दर्पण के माध्यम से ही हम प्रतिबिंब को देखते हैं। इससे हमें चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त होता है, किसी वस्तु का जो हमें स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है नी? तो ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है परावर्तक दूरदर्शी की, तो मैंने आपको यहाँ लिख दी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी बनावट की, कि बनावट किस प्रकार से होती है। बनावट को एक बार देख लेते हैं। तो चलिए, बनावट में देखो क्या क्या होता है, मैं आपको बता दूं। बनावट में क्या होता है कि इसमें 2 दर्पण होते हैं, 2 दर्पण और 1 उत्तल लेंस होता है। ठीक है नी? एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण, और एक होता है हमारा आई लेंस, जिससे उत्तल लेंस कहते हैं, जिससे हम वस्तु को देखते हैं, अपनी आंखों की तरफ रखते हैं इसको। ठीक है नी? अवतल दर्पण बड़े द्वारक का होता है, समतल दर्पण जो होता है वो 45 डिग्री के कोण पर अवतल दर्पण से मुख्य अक्ष पर झुका हुआ होता है। ठीक है नी? तो इस प्रकार से ये सामग्री इसकी होती है जिससे ये बनाया जाता है। ठीक है नी? तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी बनावट, उसके बाद इसका हम किरण आरेख देखेंगे कि किरण आरेख किस प्रकार से बनाया जाता है। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बनावट क्या होती है। तो चलिए पहले थ्योरी को ही देख लेते हैं, उसके बाद बनावट को देख लेंगे। उसके बाद जो चित्र आप बनाओगे, किरण आरेख बनाओगे, उसी के आधार पर ये थ्योरी लिखी हुई है। इसमें क्या लिखा है? इसमें एक अवतल दर्पण होता है जिसका द्वारक बड़ा होता है, जिसके मुख्य अक्ष पर कुछ दूरी पर एक समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के पास कुछ दूरी पर एक उत्तल लेंस लगाया जाता है, जिससे जिसे नेत्र का लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम नेत्र का लेंस कहते हैं। स्टूडेंट, एक बार फिर से देखते हैं। इसमें एक अवतल दर्पण होता है जिसका द्वारक बड़ा होता है, जिसके मुख्य अक्ष पर कुछ दूरी पर, यानी कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर कुछ दूरी पर 45 डिग्री के कोण पर एक समतल दर्पण झुका हुआ होता है, यानी कि लगा हुआ होता है। ठीक है नी? लगाया जाता है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के पास कुछ दूरी पर एक उत्तल लेंस
लगाया जाता है, जिससे जिसे नेत्र का लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र का लेंस कहते हैं। तो ये तो इसकी थ्योरी है। वो थ्योरी कहाँ से लिखी है? वो किरण आरेख से ही लिखी जाती है। जब आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा तो इस थ्योरी को आप लिख लोगे। ठीक है, चलते हैं अब हम इसका किरण आरेख को देखते हैं। किरण आरेख देखते हैं। अभी ये किरण आरेख कंप्लीट नहीं है, अभी हम इसको कंप्लीट बनाएंगे। इसमें क्या होता है कि ये तुम्हारा जो दिखाई दे रहा है ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण तो आप जानते होंगे, हाई स्कूल में पढ़ा है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के ये मुख्य अक्ष है। ये वाला जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये क्या है? मुख्य अक्ष इसका। यहाँ से यहाँ तक इसका ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसके मुख्य अक्ष पर एक क्या करते हैं, 45 डिग्री के कोण पर एक समतल दर्पण को लगाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और इसी के पास, इस दर्पण के पास, अवतल दर्पण के पास हम क्या करते हैं, एक नेत्र का लेंस यानी उत्तल लेंस को भी लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ से प्रकाश किरण जब आती हैं तो इस दर्पण पर टकराती हैं, उसके बाद इस पर पड़ती हैं। ठीक है स्टूडेंट, पहले क्या होता है कि इस प्रकार से इसमें एक अवतल दर्पण होता है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा इसमें एक समतल दर्पण होता है जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होता है। अवतल दर्पण के पास कुछ दूरी पर एक नेत्र का लेंस लगा होता है, जिससे हम क्या करते हैं, वस्तु के प्रतिबिंब को देखते हैं। समतल दर्पण से जो प्रकाश किरण आती हैं वो उत्तल लेंस यानी कि नेत्र का लेंस से अपवर्तित होकर के क्या होता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रकाश किरण आ रही हैं, ये प्रकाश किरणें यहाँ पर वस्तु से आ रही हैं। जहाँ कोई वस्तु रखी होगी मुख्य अक्ष पर रखी जाती है, अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ही वस्तु को रखते हैं, जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें यहाँ से आई, अल्फा कोण बनाते हुए ये इस प्रकार से इस पर टकराई। ठीक है नी, और टकराने के बाद क्या होता है स्टूडेंट कि यहाँ से ये परावर्तित होती हैं। क्या होती हैं? परावर्तित होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होंगी, ये परावर्तित होंगी यहाँ से ऐसे। ठीक है, यहाँ से परावर्तित होंगी और यहाँ पर भी जो ये वाली किरण है यहाँ से परावर्तित होगी, इस प्रकार से ऐसे, इस प्रकार से परावर्तित होती हैं। और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर यह प्रतिबिंब छोटा होता है स्टूडेंट, कैसा होता है? छोटा होता है। इसको नाम देते हैं ए डैश बी डैश। ठीक है नी, अब क्या होगा कि ये प्रकाश किरणें फिर से इस लेंस पर पड़ती हैं, इस लेंस पर पड़ती हैं इस प्रकार से। ठीक है नी, उसके बाद क्या होता है, ये लेंस पे पड़ती हैं और यहाँ से फोकस से होकर के ये गुजरती हैं इस प्रकार से ऐसे। ठीक, और यहाँ से अगर इसको बात करेंगे, एक प्रकाश के केंद्र से यहाँ से गुजरती है इस प्रकार से। तो ये जो किरणें जो हैं वो यहाँ से गुजरती हैं। तो ये किरणें आगे जाके तो मिलने वाली नहीं है, परंतु ये पीछे अगर इनको देखा जाए तो पीछे ये किरणें मिल जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, पीछे ये किरणें जो होती हैं मिल जाएंगी यहाँ से। तो आपको ये पीछे किरण को मिलाना है, इस प्रकार से मिलाना है, डॉट डॉट कर देंगे इस प्रकार से और ऐसे करके आपको मिला देना है। ठीक है, और इस वाली किरण से भी आपको इसको मिला देना है। ये जो किरण जा रही है इसको भी आपको इससे मिलाना है, थोड़ा सा अच्छा सा बनाना है। ठीक है, इससे मिलती हैं ये प्रकाश किरणें। जब ये प्रकाश किरणें इससे मिलेंगी जाकर के तो पीछे जाकर के इसका प्रतिबिंब बनता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपका ये प्रतिबिंब बन जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो यहाँ प्रतिबिंब बनता है और ये प्रतिबिंब बड़ा प्रतिबिंब होता है यहाँ से। ठीक है नी, इसको ए डबल डैश बी डबल डैश कहते हैं। प्रकाश किरण तो ऐसी आई, परंतु पीछे जाकर के इसका प्रतिबिंब बनता है। यहाँ से हम किसी वस्तु को देखते हैं, यहाँ से स्टूडेंट। ठीक है नी, यहाँ से क्या करते हैं, हम वस्तु को देखते हैं, उसके चमकीला हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये इसका किरण आरेख होता है स्टूडेंट, जो कि आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आवर्धन के लिए फॉर्मूला क्या होते हैं? आवर्धन के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, प्रतिबिंब द्वारा बने दर्शन कोण तथा बिंब द्वारा बने कोण के अनुपात को ही हम कहते हैं आवर्धन। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है m बराबर होता है tan बीटा बटे tan अल्फा। ठीक है नी स्टूडेंट, इस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है, आवर्धन के लिए होता है। ये तुम्हें ध्यान देना है। ठीक है, और इतना ही आपको लिखना है, आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये किरण आरेख आपको समझ में आ चुका होगा, बनावट की समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो ये है आपकी परावर्तक दूरदर्शी। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।